हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग पार्ट 2 पे आ रहे थे। तो बच्चों हम लोग कितनी जल्दी हम लोग पार्ट 1 खत्म किए, अब पार्ट 2 पे आ रहे हैं। अब पार्ट 2 पे आने से पहले मैं थोड़ी पार्ट 1 की बात बता दूँ। उसमें मैंने मोर कॉन्सेप्ट ले लिया है, पूरा चैप्टर सॉल्यूशन का रिवीजन करवा दिया है, चैप्टर काइनेटिक्स का हो चुका है। अब आगे वाले चैप्टर इस वाले वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हम लोग लास्ट टाइम पे जितने भी फार्मूले लास्ट टाइम में जो थ्रू कर लें, माइंड से एक बार चला जाए, माइंड से हो जाए कि हाँ एक बार लास्ट टाइम में हम लोगों ने सारे फार्मूले एक बार रिवीजन कर लिए, ठीक है। और इसके लिए हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, टीम वर्क बन के। अब चलो आप लोग तैयार हो जाओ और आप लोग मेहनत करते रहो। जितने भी फार्मूले हैं वो सारी चीज़ ध्यान से सुनो, पूरी कंसल्टेशन जी ध्यान से लगा से सुनो, ठीक है। अब लास्ट टाइम बचा है 10 से 12 दिन बचे हैं। आज हो गया है, आज कितने तारीख है? आज 21 अप्रैल हो चुका है, मई आ रहा है, 5 मई तो पेपर है। तो भैया तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ, 5 मई पेपर है, 21 अप्रैल है और समय 10 से 12 दिन बचा है। अब इस समय तो जितना बढ़िया से तुम लगा लो, जितना बढ़िया से अपना बना लो, ये तुम्हारा हो जाएगा और रिविजन बढ़िया, ठीक है। चलो, हालांकि मैं बता दूं ये सारी चीज़ तुम्हें देख के याद आ रहा होगा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में रिवीजन कर रखा है। अब इस पर जाते प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे ऊपर है क्या करना है, ठीक है। सब मैंने बता दिया। अच्छा ऐसे देखना, आ जाओ। चलो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तुम ये जानो हीट के बारे में। हम लोग पहली चीज़ शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहे हैं। शॉर्ट नोट मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वही सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हीट की बात कर दी जाए तो ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले बात जानो हीट की बात कर दी जाए, क्यू से डिनोट किया गया है। हालांकि तुम लोग जब रिवीजन कर रहे हो तो ये तो मालूम होगा क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। क्यू तो हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है पाथ डिपेंडेंट, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब ये क्या होता है, ये पूरे सर्कल, मान लो ये कोई भी सर्कल हो, मतलब ये पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा, पूरे पाथ पे। कभी भी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। अगर मान लो तुमने यहाँ से चल घर से तुमने विद्यालय गए और विद्यालय से वापस आ गए तो यहाँ पे तुम मत समझ लेना कि यहाँ पे तुम्हारा हीट जीरो हो जाएगा, नहीं। हीट पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब ये तुमने कितना चला वहाँ पे विद्यालय जाते वक्त और विद्यालय से घर आते वक्त कितना चला, टोटल डिस्टेंस तुम्हारा बताएगा। मतलब पाथ डिपेंडेंट जितना चलोगे वो सारा पाथ इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि पाथ डिपेंडेंट जो होता है इनिशियल फाइनल, ना। पाथ डिपेंडेंट का मतलब होता है जितना तुमने पूरा कवर किया रास्ता वो सारे पाथ डिपेंडेंट होते हैं। तो कन्वर्जन है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन तो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 0.24, क्योंकि हालांकि तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में आ रहे हो तो कन्वर्जन तुम्हें मालूम होगा कि भैया यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन और साइन का कन्वर्जन बहुत चलता है, इस पर ध्यान दिए रहना, ठीक है। कन्वर्जन की बात करिए, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.24 जूल्स होता है। उसी तरीके से जब 1 कैलोरी से जूल में जाना होता है तो 4.2 जूल होता है, ठीक है। ये बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं। अब हीट 3 टाइप के होते हैं। एक लेटेंट हीट होते हैं, एक सेंसिबल हीट होते हैं और एक हमारे मोलर हीट कैपेसिटी होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक सेंसिबल हीट, एक लेटेंट हीट, एक हमारा हो जाता है कौन सा भैया, कौन सा, मोलर हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट हो जाता है। अब चाहो थोड़ा जूम कर दें, बताओ कि नहीं तो ऐसे ही बताते हैं। चलो ऐसे ही बताते हैं। देखो अब सेंसिबल हीट की बात कर दी जाए, सेंसिबल हीट की बात कर दी जाए तो ये क्या होता है, आओ जरा देखते हैं, आओ जरा देखते हैं, ठीक है। अब सेंसिबल हीट की बात करें तो क्यू, हीट तो क्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे सी डेल्टा टी। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होता है बच्चों को कि यहाँ पे जो यूनिट होता है, ये वाली यूनिट, अगर सी की यूनिट, सी एक कॉन्स्टेंट है, अगर सी की यूनिट जूल पर केल्विन में है, जूल पर केल्विन में है, तो यहाँ पे जो क्या नाम है हीट होगा वो जूल में आएगा, हीट जो होगा वो जूल में आएगा। याद रखना यूनिट का बहुत बड़ा खेल है। अगर यहाँ पे सी जूल पर केल्विन में लिया है तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो जूल में ही आएगा। याद रखना ये बात, ठीक है, याद रखना। जो मिनट आ जाने दो।
जूल में आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। यूनिट का बहुत महत्व है यहाँ पे। अब आ जाओ लेटेंट हीट क्या होता है। सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला तुम ये जान दो, लेटेंट हीट में बस तुम तो ये मत जानो, लेटेंट हीट में मत जान दो, बस ये क्या होता है और बता दे रहा हूँ। 1 सेकेंड दे रहा, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लेटेंट हीट हमेशा जान लो यमएल होता है, पहली चीज यमएल होता है। अब तुम याद रखो ये चीज, लेटेंट हीट कुछ और नहीं होता, ये लेटेंट हीट जो होता है ये कुछ और नहीं होता भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस तुम लेटेंट हीट का फार्मूला याद रखना है। तो क्यू यल, यल मतलब लेटेंट हीट होता है, तो यहाँ पे कुछ और नहीं हो जाए, यहाँ पे कुछ और नहीं हो जाए, यम हो जाएगा और इंटू यल हो जाएगा। बट यहाँ पे यल जो होगा ये फ्यूजन वाला होगा, यल जो होगा फ्यूजन वाला होगा। अब देखो यल फ्यूजन वाला होगा, अब देखो होता तो कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा तुम ये फार्मूला याद रखना। बस दिक्कत क्या होता है मालूम है, यहाँ पे लेटेंट हीट का फार्मूला Q = ml। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जो हीट ऑफ फ्यूजन तुम लोग रखते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो रखते हो, यहाँ पे अगर यूनिट जूल पर ग्राम में लिए हो तो मास तो ग्राम में लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे यूनिट का खेल होता है, अगर तुमने यूनिट जूल पर ग्राम में लिया हुआ है तो मास तो ग्राम में ही लेना, कभी भी मास तो केजी में मत ले लेना, गलती हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे तुमसे यही चीज़ का गलती करवाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई और फार्मूला नहीं है, तुम्हें लग रहा है Q = ml ऑफ फ्यूजन, तो ये कोई और फार्मूला नहीं, ये बेसिकली वही फार्मूला है। बस यहाँ पे तुम याद रखना, अगर तुम्हें यूनिट जूल पर केजी में दिया हो तो मास तो केजी में लेना है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग मोल की बात करनी जाए, तो अगर तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट जूल पर मोल में दिया होगा तो यहाँ पे तुम्हें मोल में रखना पड़ेगा। तो याद रखना यूनिट बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना कि कब क्या लेना है। अगर तुम्हें ग्राम में लेना है, अगर जूल पर ग्राम में यूनिट दिया गया है तो तुम्हें मास तो ग्राम में लेना है। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर केजी में दिया होगा तो मास तो केजी में लेना। उसी तरीके से अगर तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर मोल में दिया होगा तो तुम्हें मोल लेके काम करना है, ठीक है। ये बात याद रखना। उसी तरीके से सेंसिबल हीट की बात कर दी जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर दी जाए, तो mc∆T होता है। क्या होता है भैया, mc∆T होता है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जूल पर केल्विन केजी इनवर्स में अगर यूनिट सी का यूनिट, सी तो हीट कैपेसिटी बोलते हैं, सी तो हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और ये क्यूएच तो बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सी तो हीट कैपेसिटी बोलते हैं, यम तो मास बोलते हैं, ∆T चेंज इन टेम्परेचर होता है। सी तो क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, क्यूएच तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, यम तो मास बोलते हैं, और ∆T तो चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं फोकस करवाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ इतना फोकस करवाऊंगा भैया कि यूनिट मेरे लिए, यूनिट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूनिट गलती से कुछ और बोला रहता है और कुछ और रखते चला आता है। यहाँ पे जूल पर केल्विन केजी इनवर्स, और केजी इनवर्स रखा है तो यहाँ पे मास तुम्हें केजी में लेना है, ठीक है। उसी तरीके से जो तीसरा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी की बात करती जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, Qs = n cm∆T। cm क्या होता है, मोलर cm क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे यूनिट मोल इनवर्स में दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पे मोल लिखना है, मोल लेके काम करना है। तो याद रखना, यूनिट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मोलर कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी क्या यूनिट में गिवन है। अगर तुम्हें मोल में दिया होता तो तुम्हें मोल लेके काम करना, अगर तुम्हें यूनिट में ग्राम दिया है तो तुम्हें मास तो ग्राम में लेना, अगर तुम्हें यूनिट में मास तो केजी में दिया है तो तुम्हें केजी लेके काम करना। याद रखना, यूनिट मत भूलना, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी जाए, अब उसके बाद बात कर दी जाए तो हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। तो और जरा देखते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे तुम्हें सिंपल, अभी मैंने क्या बोला, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो चेंज हुआ नहीं, तो चेंज नहीं होता। बस फार्मूले में वहाँ पे यम मतलब मास, यल होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे हो जाए, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाता है। अगर यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताऊँ कि अगर यही चीज़ मैं वही दोबारा बोलूँ कि यहाँ पे यूनिट बहुत
समाप्त लेना, जूल पर ग्राम में दिया है तो मास पर ग्राम में लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम्हें जूल पर केजी में दिया हो तो केजी में लेना, जूल पर मोल में दिया हो तो मोल में ले लेना। आई होप तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। अब वर्क डन की बात कर दी है, वर्क डन की बात कर दी है, तो यहाँ पे वर्क डन की बात कर दी जाए तो आओ चलो एक बात करते हैं, वर्क डन में आते हैं। वर्क डन में बात कर दी है तो यहाँ पे आओ चलो। अब वर्क डन की बात कर दिया है तो यहाँ पे सबसे सिंपल फार्मूला क्या होता है, सबसे सिंपल फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, उसी तरीके से माइनस पी अकॉर्डिंग टू, मैं तुम्हें यहीं पे बता दूं, अगर तुम्हें यहीं पे ये चीज़ बता दूं कि भैया जब तुम फिजिक्स में जाओगे यही साइन नहीं होता, साइन नहीं होता। क्यों, अकॉर्डिंग टू IUPAC मानता है कि भैया जो सिस्टम अगर हीट दे रही है, अगर सिस्टम हीट दे रही है तो क्या हो जा, हीट दे रही है तो क्या हो जा, बताओ, नेगेटिव होता कि पॉजिटिव, नेगेटिव होता। वहीं पे अगर सिस्टम पे आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो और यहीं पे यही बात कर दिया है तो यहीं पे फिजिक्स में यही चीज़ उल्टा हो जाता है। ठीक है, वर्क डन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का दूसरा फार्मूला क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। क्या होता है भैया, एरिया अंडर कर्व होता है। वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक कुछ लॉ NCERT ने दिया है थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, सबसे पहला लॉ क्या आता है, सबसे पहला लॉ क्या आता है, जीरोथ लॉ। क्या आता है, जीरोथ लॉ। क्या आता है, जीरोथ लॉ आ जाता है। अब जीरोथ लॉ की बात कर दी जाए तो सबसे पहले तुम ये जान लो, जीरोथ लॉ की बात कर दी जाए, जीरोथ लॉ की बात कर दी जाए तो यहाँ पे तुम ये जान लो कि ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर दिया तो ये जीरोथ लॉ पे बेस्ड होता है। जीरोथ लॉ किस पे बेस्ड होता है, अगर मान लो तुमसे थ्योरी में दे दिया जाए या मैच, देखो ये सब जो जितने भी थ्योरी वाले पार्ट होते हैं वो तुम्हें डायरेक्ट लाइन में नहीं देते, या तो देते हैं एक्सप्रेशन रीजन में या तो तुम्हें मैचिंग में देते हैं। क्योंकि जानते हैं कि बच्चा जो हमें एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है, तो मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ दे, जिससे कि बच्चा सॉल्व भी करे और मुझे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मालूम पड़ जाए कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। ठीक है, बात कर दिया है। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर दी जाए तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भैया, अगर तुम मान लो लेट मी सपोज, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर मान लो तुम्हें कि यहाँ पे कोई कंटेनर दिया हो, यहाँ पे कोई कंटेनर दिया गया हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कंटेनर दिया गया हो तो मान लो, एक मिनट रुक जाओ, अगर तुम्हें कोई कंटेनर दिया गया है, मान लो यहाँ पे जो हो जाए A का टेम्परेचर है और ये B हो जाएगा, ये हो जाएगा C। ठीक है, अगर वहीं पे A बराबर C है और B बराबर C है तो इन हमेशा जान लो A बराबर C है या B बराबर C, तो ये बात जान लो कि A और B आपस में बराबर होंगे, A और B आपस में बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम हो जाना। अब उसके बाद एक नया टर्म आता है, एक नया टर्म आता है इंटरनल एनर्जी। क्या आ जाता है, इंटरनल एनर्जी। क्या आ जाता है भैया, इंटरनल एनर्जी। क्या आ जाता है भैया, इंटरनल एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है, इंटरनल एनर्जी आ जाता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आ जाता है। वन सेकेंड, हाँ ठीक है, इंटरनल एनर्जी आ जाता है। अब इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाता है। ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाता है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब भाई साहब अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये एडिटिव इन नेचर होता है कि नहीं, हाँ ये एडिटिव इन नेचर होता है, ये एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये एडिटिव इन नेचर होता है। और वहीं पे स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये पाथ फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया ये फाइनल और इनिशियल बेस पे मतलब डिपेंड है, मतलब फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड है। फाइनल हीट कितना है और इनिशियल हीट कितना है, उससे तो हम बोल सकते हैं स्टेट प्रॉपर्टी। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में क्या होता है, पाथ फंक्शन पूरे पाथ पे डिपेंड रहेगा, लेकिन स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड रहेगा। आज तुम पढ़ रहे हो सिलेक्शन हो जाए तो तुम्हारे जितने भी रिलेशन होंगे वो तुम्हारे क्या देखेंगे कि बंदे ने पढ़ा निकल गया, बीच का जो है फिर क्या नाम है, कभी कभी डिप्रेशन आ जाए, कभी कभी तुम्हें लगा कि यार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये सब तो ही नहीं देखने आता। ये क्या देखने आता है कि तुमने गए और तुमने पास कर दिया। ये क्या है, ये बेसिकली रिलेशन में क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वहीं पे तुम्हारे घर वाले जानते हैं, तुम्हारे पापा जानते हैं, तुम्हारी मम्मी जानते हैं कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, तुम जानते हो कितना मेहनत कर रहे हो। तो ये क्या है, बेसिकली डिस्टेंस। तो स्टेट प्रॉपर्टी मतलब ये फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है।
वहीं पे आइडियल डेथ की बात कर रही है। इंटरनल एनर्जी में आइडियल डेथ का मैं तुम्हें यहाँ पे दो बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि भैया इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। भैया मैं बता रहा हूँ, यहीं पे लोग कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहले मैं 2 बार हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ भैया, ये ध्यान देना कि आइडियल गैस में बात कर दी जाए तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो, चेंज इन टेम्परेचर। वहीं पे रियल गैस की बात कर दी जाए तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तुम जान दो हीट पे भी डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे आइडियल गैस में बात कर दी जाए तो ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब यहीं पे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू होता है। मैं यही बोला हूँ कि यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू ये होता है हमारा फर्स्ट। देखो ये जो होता है, ये फार्मूला जो है डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू जो होता है ये यहाँ पे क्या डिनोट करता है, इंटरनल एनर्जी। ये क्या डिनोट करता है, इंटरनल एनर्जी। और Q यहाँ पे डिनोट करता है हीट, और डब्ल्यू क्या डिनोट करता है, वर्क डन। क्या डिनोट करता है, वर्क डन। मैं और तीनों चीज़ लिख दे रहा हूँ, तीनों चीज़ लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे डेल्टा यू क्या डिनोट कर रहा है। 1 सेकंड ना, हाँ आ जाओ रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे तुम जान लो डेल्टा यू क्या डिनोट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। क्या डिनोट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना। क्यों यहाँ पे हीट डिनोट कर रहा है, हीट डिनोट कर रहा है। और वहीं पे डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन होता है। याद रखना, वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो क्या क्या डिनोट करता, और ये कहाँ से आया, ये मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ। ये जो तुम डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू पढ़ रहे हो, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है, ठीक है। ये बात याद रखना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है हमारा फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिल गया, इंटरनल एनर्जी फार्मूला क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। Q यहाँ पे हीट होता है, W होता है वर्क डन होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आइसोथर्मल। अब कुछ अलग अलग केस में देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या क्या केस, अलग अलग केस में क्या क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, अब बात करती है आइसोथर्मल के केस में बात कर दी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली कुछ और नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें मालूम होता है कि भैया टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये सारी बात समझ रहे। अब यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला बताया, यहाँ पे सबसे पहले तुमने जाना कि डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे डेल्टा यू कैसे जीरो हो गया, अब तुम बताओ कि यहाँ पे डेल्टा यू कैसे जीरो हो गया है, ठीक है। कैसे मैं जीरो कर दिया, अब मुझे तुम बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ डेल्टा यू तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर तुम माइंड लाओ तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट तो है, मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन मैं ये क्यों डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो कर दिया, क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आइडियल गैस के लिए मैं तुम्हें ये दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ये वाला चीज़ देखो, तुम यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, कि जब हम आते हैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रही है तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर। अरे देख भाई लिखा है कि नहीं, हाँ तो मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो हम बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब डेल्टा यू जीरो हो जाए तो यहाँ पे Q इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू आ जाता है, या Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके में बॉयल्स लॉ की बात कर दी जाए, अभी हम इससे पहले वाले क्या नाम है चैप्टर में पढ़ा है, बॉयल्स लॉ की बात कर दी है। तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, मुझे बताओ बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे बॉयल्स लॉ की बात कर दी जाए तो यहाँ पे
प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इससे हमें ये रिलेशन मिलता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हालांकि अभी हमने पीछे बात करा हुआ है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे स्लोप मिलता है dp बाई डी टी इक्वल टू माइनस पी बाई वी, dp बाई डी टी इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। ठीक है, आइसोटोरिक की बात कर दिया है तो आइसोटोरिक जिसमें बात कर दिया है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोटोरिक की बात कर दिया है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस प्रोसेस को आइसोटोरिक बोलते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम आइडियल गैस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्ट, अरे यार पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे प्रेशर टेस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर से। ठीक है, ठीक है, प्रेशर और यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल जाए P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 मिल जाता है, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 मिल जाता है। ठीक है, अब हम जब हम क्या नाम है ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ वॉल्यूम जीरो हो जाए ना, वॉल्यूम जीरो हो जाती नहीं। हाँ अच्छा, हमने वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ा है, वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है कि नहीं। हाँ सर होता है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए कि नहीं। देखो भैया चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए कि नहीं। हाँ सर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए तो पूरा ये टर्म मतलब पूरा ये टर्म जो है, पूरा ये टर्म है, बात कर दिया पूरा ये टर्म जो बात कर दिया ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे जीरो है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा कि नहीं। अरे बोल भाई वर्क डन जीरो हो जाएगा कि नहीं। हाँ हो जाएगा। अब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे जब वर्क डन जीरो हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पे पूरा वर्क डन ही जीरो हो गया, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यूबी एक नया टर्म आ जाता है और जिसे हम क्यूबी तो बोलते हैं। क्यूबी तो हम क्या बोलते हैं बताओ भैया, क्यूबी तो हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा क्या नाम है, हीट होता है ना। क्यूबी क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल सकते हो या कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है भैया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुमसे अगर पूछना हो, अगर तुमसे मान लो तुमसे पेपर अगर तुम्हें हल्का रखते हैं, अगर मान लो एनटीए वाले ने पेपर हल्का रखना हो जाए वो तुमसे डायरेक्ट पूछेगा। लेकिन अगर थोड़ा टफ बना रहा हो, थोड़ा टिल्ट करेगा, टिल्ट करने का मतलब यही जो बात है, जो बात तुम्हें दिख रही है, यही तुम्हें क्या नाम है वो स्टेटमेंट मिलेगा। बोलेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टेटमेंट 1 तुमसे जानना चाहेगा, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें मालूम होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुम्हें आता होगा तो तुम तुरंत बता दो। दूसरे में बोल देगा कि क्या नाम है कि जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। हाँ दोनों सही है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करिए तो ये स्टेट फंक्शन होता है। तो याद रखना, अगर तुम्हें बात क्लियर हो जाए तो अगर तुम्हें समझ में आया हो जाए तो स्टेटमेंट तुम्हें लग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। पेपर सरल होता है लेकिन पेपर को टिल्ट कर दिया जाता है, और टिल्ट इसी वजह से होता है कि स्टेटमेंट वाइज बना लेते हैं और इसी वजह बच्चा तो डायरेक्ट रटा होता है, इसी वजह से याद रखना। ठीक है, एडियाबैटिक की बात कर दिया तो यहाँ पे हीट जो होता है, टोटल हीट जो होता है वो जीरो हो जाता है। वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे बात कर दिया तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे बात कर दिया क्यू तो हीट जीरो हो जाए तो हमारा क्या बन के आता है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन एडियाबैटिक। अगर तुमसे यही स्टेटमेंट बोल दिया था एट हीट कांस्टेंट या हीट जीरो, इसी बात हुआ। एट हीट कांस्टेंट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक या वर्क डन बाई एडियाबैटिक। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत? सही है। तो भैया ये उसी तो आ सकता है जो ये सारी चीज़ें सॉल्व किया हो। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, उसी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आओ मैक्सिमम वैल्यू की बात कर दिया तो यहाँ पे क्यूबी बात करिए। हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक नया लॉ आता है, नया लॉ है, बताओ ये तुम्हारे लिए नया लॉ, मेरे लिए तो नया लॉ नहीं सर, आप तो आता है इसलिए नहीं है भैया। याद रखना लास्ट टाइम पे पहुँचो तो अब ये बोलने का समय नहीं है। ठीक है, अब बात कर दिया लास्ट लॉ की बात कर दिया तो यहाँ पे
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। याद रखना, भूलना नहीं भैया, तुमसे याद रखना। वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बराबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करती है वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू जीरो हो जाता है, और डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है? क्यू वी के बराबर हो जाता है, मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। अच्छा, तुम्हें ये चीज़ तुम्हें याद, यही चीज़ तो मैंने बताया, यही चीज़ तो अभी मैंने बताया। यहाँ पे क्या था यार? आइसोटोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और आइसोटोरिक प्रोसेस में बात कर दी जाए तो कौन इन्वॉल्व होता है? डेल्टास इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बात कर रही है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? क्यूबी मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा यू की बात कर रही है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होता है एन सी बी डेल्टा टी। एन सी बी डेल्टा टी। अगर तुम्हें याद होता है क्यूबी का मतलब क्या होता है? क्यूबी का मतलब क्या होता है? हीट होता है। हीट होता है कि नहीं? हाँ सर, हीट होता है। और हीट तो अभी हमने तीन तीन टाइप में पढ़ा है। एक होता है लेटेंट हीट, एक सेंसिबल होता है, और एक हमारा क्या होता है? लेटेंट हीट होता है, सेंसिबल होता है, और फ्यूजन वाला होता है कि नहीं? हाँ सर, ये सारी चीज़ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा? जब मोल के टर्म में लिखना है तो डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल क्यू भी, तो हम बोल सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? एन सी बी डेल्टा टी। अरे बोल सकते हैं कि एन सी बी डेल्टा टी। एक नया टर्म मिल गया मुझे यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। क्या मिल गया मुझे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? एन सी बी डेल्टा टी। एन सी बी डेल्टा टी याद रखना। तो मैंने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाता है? एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। सी बी डेल्टा टी। जब वहीं पे बात कर दिया सी बी की वैल्यू 1, मतलब एन की वैल्यू 1 ले लिया जाए, एन का मतलब 1 मोल की बात कर दिया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सी बी डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा प्रोसेस आइसोबैरेट। आइसोबैरेट में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। हमेशा प्रेशर कांस्टेंट में तो नया चीज मिलता है, जाता नहीं है अपने हाथों से। फिर उसके बाद बात कर दिया तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तुमने ये फार्मूला अभी इससे पहले 5 बार तुम्हारा रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर दिया तो यहाँ पे जो होता है अभी हमने पढ़ा, अभी हमने तुम्हें बता दूं तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी ले सकते हैं कि नहीं? अरे भैया वर्क डन क्या होता है? वर्क डन अब मुझे पेन का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जो हटो यार, नहीं, पेन का उपयोग करना। देखो अभी हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है कि नहीं? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है कि नहीं? हाँ सर, हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि नहीं? हाँ हमने पढ़ा है। अब सुनो, यहाँ पे मैं इसी वर्क डन को अरे भैया वर्क डन तो माइनस पी डेल्टा वी लिखेंगे, इसी वर्क डन को माइनस पी डेल्टा वी लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं? प्लस का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे माइनस आ जाए तो लो, माइनस आ चुका है तो माइनस पी डेल्टा वी आ गया है। और यहाँ पे हीट की बात कर दी जाए तो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हम इसे हीट को ले सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी हम ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक नया टर्म मिल जाता है, क्यूपी तो बाहर निकाल देते हैं, और डेल्टा यू तो अंदर ले लेते हैं, तो हमें एक नया टर्म मिल जाता है। और क्या मिलता है और देखते हैं, ठीक है। हटो यार हटो, ठीक है। अब मुझे एक नया टर्म मिल जाता है, वो क्या मिल जाता है? आओ मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। हटो। हाँ, ठीक है। अब मुझे क्या मिल जाता है? आओ देख लेते हैं। 1 सेकेंड भाई साहब, बच रहे दूसरा बटन दब गया मेरे से। चलो अब बात कर दिया है तो यहाँ पे चलो मुझे नया फार्मूला मिल जाए, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। क्यू पी इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। क्यू पी इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। याद रखना ये फार्मूले, याद रखना, ठीक है। ये फार्मूले याद रखना, ठीक है। हटो, एक तो भाई ये फंक्शन चलाना मेरे बच्चा नहीं है, मैं चलाते चलाते थक जाता हूँ, मैं चलता ही नहीं मुझसे सही से। लेकिन ठीक है, मैं तुम लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, भूलना नहीं। चलो बात करिए तो हमें एक नया फार्मूला मिल गया। हट गया भाई, क्यों परेशान कर रहा है? हाँ, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा यू क्या है? बताओ मुझे, बताओ यार, अब मुझे बताओ जी भी। यहाँ पे डेल्टा यू क्या बना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पी डेल्टा वी होता है, पी डेल्टा वी हो जाता है। 1 मिनट हो जाना। हाँ
पी डेल्टा वी हो जाता है। ठीक है, याद रखना, एक मिनट, पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, मालूम है ना, यहाँ पे साइन क्यू प्लस आया मालूम है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्यू तो बाहर निकाल दिया, क्यू पी तो बाहर निकाल दिया और डेल्टा यू तो अंदर ले आ दिया, तो इस वजह से साइन चेंज हो गया, मालूम है। ये फार्मूला याद रखना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। बताओ यार, समझ में आया कि नहीं, समझ में आई कि नहीं। तो क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू पी मतलब कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, या तुमसे ये आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, फार्मूले बेस्ड पे। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसी क्यू पी तो अभी हमने क्या बताया था, इसी क्यू पी तो हम बोल सकते हैं इंथैल्पी तो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ भैया, इंथैल्पी तो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इंथैल्पी तो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही जो क्यूपी मिला, अरे भैया देव भाई इसी क्यूपी तो हम क्या ले सकते हैं, ये जो हमें क्यूपी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हम ले सकते हैं चेंज इन इंथैल्पी, क्या ले सकते हैं भैया, चेंज इन इंथैल्पी, और इसी की एक नया वैल्यू मिलता है एनसीपी डेल्टा टी, क्या मिलता है, एनसीपी डेल्टा टी, वहाँ पे एनसीबी डेल्टा टी था, मतलब प्रेशर पे हमें एक नया टर्म मिलता है क्यूपी हमें प्रेशर पे एक नया टर्म मिलता है, वो चेंज इन इंथैल्पी होता है, और इसी तो बोलते हैं एनसीपी डेल्टा टी, एक नया टर्म में मिल जाए एनसीपी डेल्टा टी। हमेशा 1 मोल की बात कर दी है, 1 मोल की बात कर दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सीपी डेल्टा टी, अगर 1 मोल की बात कर दी है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सीपी डेल्टा टी, हमें क्या मिल जाएगा, सीपी डेल्टा टी। ठीक है, सीपी डेल्टा टी मिल जाए, ठीक है, सीपी डेल्टा टी मिल जाएगा, याद रखना। अब उसके बाद फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो। फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, यहाँ पे वर्क डन पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि भैया वर्क डन की बात करें माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है, और यहीं पे प्रेशर ही पूरा जीरो हो जाए, वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्यों जीरो हो जाए, माइनस पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाने का मतलब तुमने क्या समझ जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल जीरो हो जाने का मतलब तुमने क्या समझ जाता है, कि वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है कि नहीं, हाँ बताओ भैया, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है कि नहीं, हाँ होता है। अब पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, पी एक्सटर्नल की वैल्यू है जीरो हो जाए, तो यहाँ पे वर्क डन पूरा जीरो आ जाएगा कि नहीं, वर्क डन जीरो आ जाएगा कि नहीं। तो भैया याद रखना फ्री एक्सपेंशन के केस में बात कर दी जाए तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाने का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, हीट के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, हीट के बराबर आ जाएगा, याद रखना। तो पूछे जाते हैं, अब वहीं पे साइक्लिक प्रोसेस की बात कर दिया है, तो साइक्लिक प्रोसेस की बात कर दिया है, तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में बात कर दिया है, तो ये स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ से चला, यहाँ से पूरा ढूंढ के यहाँ पे आ जाता, और स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल, अगर इनिशियल से गया और फाइनल पे फिर वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन मतलब पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, पूरा जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखना कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जीरो। स्टेट फंक्शन वैक्यूम में होता है। ठीक है, रिवर्सिबल, अब इसमें एक नया चीज आता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब इतना सिमिलरिटी, मान लो लड्डू का कोई बात कर दिया, तो आज तुमने दिन भर पढ़ा, आज तुमने मान लो, आज तुमने बहुत पढ़ा, आज तुमने मान लो 4 घंटे पढ़े एकदम कंसंट्रेट होते, चल तुमने 4 घंटे 2 सेकंड पढ़े, चल तुमने 4 घंटे 1 मिनट पढ़े, या 4 घंटे तुमने 3 मिनट पढ़े, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे 1-2 मिनट का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर की बात करिए है तो काफ़ी सिमिलर हो जाए, तो हम बोलते हैं रिवर्सिबल। वहीं पे एक्सटर्नल प्रेशर जब इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, मान लो तुमने क्या नाम है, तुम्हारा मूड खराब हुआ, तुमने पढ़ा, तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम्हारा मूड खराब हो जाओ, तुमने अब बोला कि भैया अब मैं इसे खत्म कर दूँगा, क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने इतना बढ़िया पढ़ लिया, इतना कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया कि तुम्हारा जो नंबर अगर मान लो 500 आ रहा हो जाए, तो वो तुम्हारा 650 आने लगा, 650। क्या तुमने मेहनत किया, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पे 550 से 650 मतलब 100 का डिफरेंस देखने को मिला, मतलब जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं इररिवर्सिबल। और वहीं पे रिवर्सिबल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे काफ़ी छोटा मतलब कि एक्सटर्नल, इनफैक्ट मैं बोलूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल वाले को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ
पे हमें फॉल्स इक्विलिब्रियम तो देखने को मिलता है और यहाँ पे मे बी इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम हो भी सकता है। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इनफाइनाइट पे डिपेंड करता है। अरे भैया तुम्हारा टाइम पे, अब ये बताओ थोड़ा सा टाइम में चेंज आ रहा है तो कहाँ तुम ज़्यादा डिपेंड किए, जहाँ तुम्हारा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला टाइम के साथ नहीं। अरे यार टाइम पे डिपेंड किया इतना सा आधा घंटा तुमने ज़्यादा पढ़ा, क्या तुम्हें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला? नहीं। मतलब बात कर दी है तो तुम्हें बहुत कम समय देखने को मिला, इसलिए टाइम डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। अब एक नया टर्म आता है इंथैल्पी। इंथैल्पी की बात कर दी जाए तो इंथैल्पी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इंथैल्पी तो बहुत कायदे से पढ़ना है। ठीक है, इंथैल्पी का फार्मूला अभी हमने बता दिया, एच इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा बी। अब ये एच इक्वल टू पी यू प्लस पी डेल्टा बी कहाँ से आ जाए? अरे भैया ये ऐसा मत बोल देना, ऐसा मत बोल देना, अभी हमने पीछे बात किया है, अभी हमने पीछे पूरा बात किया है। अरे भाई बात किया कि नहीं? अभी मैंने क्यू पी, अरे यार कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा बी पढ़ा तक नहीं? हाँ सर पढ़े तो थे। और यहाँ पे हमें दूसरा फार्मूला बदल जाता है, डेल्टा एच इक्वल टू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है। और ये भैया यू है, गलती से तो चिट्टा वो मत समझ लेना, बेचारे का थोड़ा मुंह टेढ़ा हो जाए बस, इसमें अंतर और कुछ नहीं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब ये कहाँ से आ जाए? तो तुम्हें मालूम हो जाती भैया, तुम्हें मालूम हो जाए, क्या मालूम हो रहा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि P1V1 इक्वल टू P2V2 कहाँ से आता है। P1V1 इक्वल टू P2V2 कहाँ से आए? ये आता है आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। ठीक है, ठीक है, P1V1 आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, अब देखो काफ़ी लंबा चैप्टर है, इस पर भी बता रहा हूँ। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, ये चेंज इन फाइनल मतलब फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम बोल सकते हैं इसी को। ये डेल्टा यू है भैया, गलती से इसका चलो सही कर दिया, डेल्टा यू है। ठीक है, डेल्टा यू है। ठीक है, थोड़ा यू मेरा बनाने का वही तरीका है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। अब तुम्हें मालूम है, अभी हमने पीछे पढ़ा है डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, या तुम बोल सकते हो ये किसके बराबर था? ये क्यू पी के बराबर था कि नहीं? तो जो 1 सेकंड देना, 1 सेकंड देना, इसी को बात कर दूँ, आगे लिख दे रहा हूँ, ये किसके बराबर था? क्यू पी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे यही हमें फार्मूला देखने को मिला था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे देखने को मिला था कि नहीं अभी पीछे? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें याद हो जा कि नहीं? अभी तुम्हें मालूम था, हमने आइडियल गैस क्या पढ़ा? पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़े हैं कि नहीं? पी वी इक्वल टू एन आर टी, अरे यार मेरी राइटिंग बहुत, हाँ पी वी इक्वल टू एन आर टी होता कि नहीं? हाँ ये बताओ, पी वन वी वन इक्वल टू, यहाँ पे पी वन वी वन इक्वल टू एन आर टी ले सकते हैं कि नहीं? बस मैंने वही किया है, बस मैंने वही किया। अब लास्ट टाइम में इतना तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना बताने का प्रयास किया है। यहीं पे दो चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू डेल्टा एन जी आर टी रख सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से आइडियल गैस सिचुएशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एन आर टी और यहाँ पे एन जी की बात कर दी जाए तो ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये कांस्टेंट, ये क्या होता है बताओ? ये गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता है, गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता है। एन जी का मतलब गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ और नहीं होता। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज हो जाता है, एन जी आर टी फाइनल माइनस एन जी आर टी इनिशियल, उसी का मतलब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें नया फार्मूला मिल जाता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो जाता है। अब तो मैं आ जाता हूँ हटो, हाँ चलो अब आ जाता हूँ मैं पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाए? डेल्टा एच इक्वल टू एन जी आर टी। ठीक है, ये बात मत भूलना, एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम स्पीड पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब डेल्टा एच एस मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, और एच क्या है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस पे डायरेक्ट पूछा जाता है कभी भी तुम्हें थर्मोकेमिस्ट्री में, अगर तुम्हें इंथैल्पी निकालना हो, वेपराइजेशन निकालना हो, फॉर्मेशन निकालना हो, सिर्फ दो तो छोड़ दिया जाए, एक कंबसन ले लेना, एक कंबसन की बात कर दिया, 1 सेकंड है, हाँ एक कंबसन की बात कर दिया, हाँ ठीक है, एक कंबसन की बात कर दिया, एक कंबसन, दो टर्म मैंने बोला हूँ, दो टर्म तो छोड़ देना, दो टर्म की बात कर दिया, एक कंबसन वाले केस में और एक बॉन्ड डिसोसिएशन वाले केस में बात कर दिया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बात जितने भी फॉर्मेशन, वेपराइजेशन, जितने भी इंथैल्पी निकालने होते हैं, सारे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर दिया है, हम बात करिए किसमें?
बात करिए इंथैल्पी वाले केस में हम हर स्टेट में देख सकते हैं वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल क्या जाता है, यहाँ पे एक नया टर्म जो कि नीट 2023 में एक क्वेश्चन बना था। नीट 2023 में क्या क्वेश्चन बना था, याद है कि नहीं? सर याद नहीं है, सर याद नहीं है तो याद रखो। वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इतना हो जाता। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे क्यू पी माइनस क्यू बी इक्वल टू एन जी आर टी। ये भी छोड़ो, मुझे ये भी नहीं याद था, बना आगे लिखा हूँ। हाँ, यहाँ पे हमें ये याद था और ये डायरेक्ट फार्मूला नीट 2023 में पूछ रखा था, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। या तुमसे एट एग्जाम्पल दे रखा था, एट दे रखा था सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, एट दिया था सी बी माइनस सी पी इक्वल टू आर, एट दिया था सी बी माइनस सी पी इक्वल टू माइनस आर। तो याद रखना मेन फार्मूला सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। बड़ी बात यही है। तो अब तो फार्मूले ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अब तो डायरेक्ट फार्मूले कम से कम इतने तो तैयार कर लो कि तुम्हारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो ना गलत हो, इतना तो तैयार कर लो। अब उसी तरीके से बात करिए एक नया टर्म आता है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर बाई एम। आर बाई एम ये क्या होता है, अगर तुमसे वहीं पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ लिया जाए या इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट में पूछ लिया जाए तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर बाई एम हो जाता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट हो जाता है। और यहीं पे बात कर दिया है तो ये स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, ये सिर्फ हीट होता है, ये वाला हीट होता है, ये वाला बात कर दी जाए तो ये वाला बात कर दिया तो ये सिर्फ हीट होता है। लेकिन बात कर दिया ये स्पेसिफिक हीट हो जाता है। याद रखना किस टर्म में क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक हीट पूछा जा रहा है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर बाई एम होता है, और वहीं पे हीट कॉमनली पूछा जाए तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर हो जाता है। वर्क डन बाई रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे होता है वर्क डन आइसोथर्मल की बात करिए, आइसोथर्मल की बात करिए तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे हो जाता है माइनस एन आर टी, और जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 हो जाता है लॉग V2 बाई V1 हो जाता है, लॉग V2 बाई V1। याद रखना इससे बहुत सारे फार्मूले पूछे जाते हैं, बहुत सारे फार्मूले पूछे जाते हैं। याद रखना समझो छोटे छोटे फार्मूले यही पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोला हूँ मेरे ही नोट से पूछे जाते हैं, मैं ये कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ पूछे जाते हैं तो किताब से पूछे जाते हैं तो जो टीचर ने पढ़ाया उसी से पूछे जाते हैं, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ। अब पूछे जाते हैं उसी नोट से उसी क्वेश्चन से पूछे, बस तैयारी तुम्हारा कितना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरीके हीट की बात करिए तो हीट आइसोथर्मल की बात करिए रिवर्सिबल केस में वही सेम होता है प्लस एन आर टी। देखो बात करिए वर्क डन में माइनस एन आर टी होता है, और यहाँ पे हीट की बात कर दिया, देखो यहाँ पे याद रखता है हीट और वर्क डन में बहुत चेंजेस होता है, हीट और वर्क में बहुत चेंज होता है। केमिस्ट्री में याद रखता है हीट में पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दोनों ले सकते हो अगर तुमसे पूछा जाए ऑन डी डैश या बाई डी डैश, ठीक है भैया, ठीक है। अब उसके बाद वर्क डन आइसोथर्मल में रिवर्सिबल की बात कर दी जाए तो प्रेशर से इन टर्म ऑफ प्रेशर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे P1 बाई P2 हो जाएगा। हमेशा याद रखो, तुम्हें मालूम हो जाए, हालांकि ये चीज़ हम मुझे बताने वाली बात नहीं हो जाए, तुम्हें मालूम हो जाए 100%। यहाँ पे तुम्हें मालूम हो जाए ही भैया कि प्रेशर जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देखो क्या है, यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे वॉल्यूम V2 बाई V1 है, लेकिन यहाँ पे तुम याद रखना P1 बाई P2 है। तो हमेशा याद रखना प्रेशर फाइनल प्रेशर की बात कर रही है तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर होता है। वॉल्यूम की बात कर रही है तो फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम होता है। याद रखना ये चीज़ भूलना नहीं, आदमी यही कन्फ्यूजन होता है, वॉल्यूम में फाइनल वॉल्यूम ऊपर था तो इनिशियल वॉल्यूम ऊपर था। याद रखना वॉल्यूम के केस में फाइनल वॉल्यूम ऊपर इनिशियल वॉल्यूम नीचे, और प्रेशर के केस में इनिशियल प्रेशर ऊपर और फाइनल प्रेशर नीचे। याद रखना, भूल मत देना, दोनों सेम मत लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं आगे वाले फार्मूले में आते हैं। ये सही बात तुम्हें मालूम पड़ जाए, माइनस पी स्टैंडर्ड डेल्टा वी बाई डेल्टा यू फाइनल में ये सब देख लेना, ठीक है। एडियाबैटिक की बात कर दिया तो यहाँ पे एडियाबैटिक हीट जीरो होता है तो यहाँ पे हमें डेल्टा यू इक्वल टू एन से भी डेल्टा टी मिल जाता है, और यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिल जाता है जो कि फिजिक्स में भी काम बहुत देता है। एन सी बी डेल्टा T2 माइनस T1 अपॉन जामा माइनस 1, और जामा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूले याद रखना। फिर वर्क डन बाई एडियाबैटिक रिवर्सिबल में बात कर दी जाए तो यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन जामा माइनस 1, और इस पे P/2 फिजिक्स में पूछे गए हैं डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद कुछ रिलेशन है, जरा याद रखो। पीवी की पावर जामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जरा याद रखना फॉर एडियाबैटिक के लिए पीवी की पावर जामा इक्वल टू कांस्टेंट। वहीं पे आइसोथर्मल की बात कर रही है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। एडियाबैटिक में पीवी के ऊपर
पीबी की पावर गामा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप की बात करें, डीपी बाई डीपी इक्वल टू आइसोथर्मल के केस में बात करिए तो माइनस पी बाई वी हो जाता है आइसोथर्मल वाले स्लोप में। आइसोथर्मल की बात कर दी जाए तो आइसोथर्मल के केस में स्लोप मिलता है माइनस पी डेल्टा वी। वहीं पे डीपी बाई डीवी एडियाबैटिक के केस में बात कर दी जाए तो माइनस गामा टाइम डेल्टा पी बाई वी। हमेशा याद रखना फार्मूले से ही बेस पूछे जाते हैं। स्लोप ही पूछ लिया, लेट डे सपोज आपके साथ स्लोप ही पूछ लिया कि आइसोथर्मल के केस में बात कर रही है तो माइनस पी बाई वी होता है, और एडियाबैटिक की बात कर रही है माइनस गामा टाइम पी बाई वी होता है। इसी वजह से एडियाबैटिक सबसे नीचे पहुंचता है, सबसे नीचे एडियाबैटिक आ जाता है, ठीक है। इसी वजह बात करें स्लोप की बात कर रही है तो एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल। स्लोप की बात कर रही है तो एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल की होता है। अब यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट होता है, तुम्हें मालूम इस प्रेशर से तुम्हें याद रखना यहाँ पे कौन से टर्म आते हैं। आइसोबैरिक सबसे ऊपर आता है, हालांकि चेंज भी हो जाएगा जैसे चेंज हुआ, जैसे अगर ये फिगर उल्टा कर दिया तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन यही चीज़ नीट में पूछा जाया है, नीट में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोथर्मल ये वाला पोजीशन है, ठीक है। आइसोथर्मल का ये पोजीशन है, 1 सेकंड मेरा, हाँ। आइसोबैरिक ये हो गया, ठीक है, आइसोबैरिक ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी है आइसोथर्मल की बात कर दी है तो ये है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दिया है तो एडियाबैटिक का ये है, ठीक है। और सबसे नीचे क्लोरिक होता है, आइसोक्लोरिक, याद रखना। फिगर पूछे जाते हैं तो याद रखना, ठीक है। अब आइडियल गैस और रियल गैस में मैंने पहले ही बता दिया, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और वहीं पे रियल गैस टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। ये चीज़ तुम्हें मालूम पड़ गया होगा, ये सब कुछ भी नहीं है। इंट्रॉपी की बात कर दिया तो इंट्रॉपी हमें क्या बताता है, रैंडमनेस बताता है। तो इंट्रॉपी रैंडमनेस कौन बताता है, इंट्रॉपी बताता है। क्या बताता है, इंट्रॉपी क्या बताता है, रैंडमनेस बताता है, ठीक है। अब उसके बाद रैंडमनेस बढ़ेगी तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, मतलब अगर बात कर दिया है रैंडमनेस बढ़ेगी तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये इंट्रॉपी की बात कर दिया तो ये स्टेट फंक्शन होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है इंट्रॉपी गैस की ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर उसके बाद सॉलिड की होती है, मतलब गैस की इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की होती है, फिर उसके बाद सॉलिड की होती है। इंट्रॉपी की बात करें जिस तरीके से हमने पढ़ा, इंटरनल एक्सचेंज फाइनल माइनस इनिशियल, उसी तरह इंट्रॉपी भी है। तो इंट्रॉपी फाइनल माइनस इंट्रॉपी इनिशियल। अब क्या क्या इतने बढ़ाने घटाने से होता है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो इंट्रॉपी बढ़ेगी। मैंने क्या बोला, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद बात करिए मॉलिक्यूल्स अगर लंबे हैं तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो इंट्रॉपी कम होगा, याद रखना। फिर उसके बाद साइज बढ़ेगी तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है, साइज बढ़ेगी तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब बात करिए इंट्रॉपी क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। क्या हो जाता है, डेल्टा यस क्या होता है, सराउंडिंग। तो याद रखना डेल्टा एच सिस्टम क्या होता है, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या मिल जाता है, डेल्टा एच। इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम क्या होता है, डेल्टा एच, मतलब इंथैल्पी ऑफ सिस्टम अपॉन ये टी क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब उसके बाद डेल्टा एच सराउंडिंग के क्या से निकालते हैं, डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह डेल्टा एच फ्यूजन भी हो जाता है। बस इतना याद रखना, जो जॉइंट में मिटा देने दो, याद रखना। देखो, हमेशा याद रखना ये चीज़ कि डेल्टा एच फ्यूजन की बात कर दिया तो ये हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्यूजन की बात कर दिया है तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख दो भैया, मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना। डेल्टा एच फ्यूजन की बात कर दी है तो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। एमपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखना।
उसी से वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये फार्मूला जैसे अभी हमने इंथैल्पी पे पढ़ा था, एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन अपॉन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी हो जाता है, ठीक है। अगर तुम T2 और बाई T1 तो वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ पे सब सारी चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? फर्स्ट लॉ तो हमें बता दिया चेंज इन क्या इंटरनल एनर्जी, और सेकंड लॉ ऑफ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब ग्रेफाइट की इंट्रोपी ज़्यादा होती है डायमंड से, याद रखना। एडिटिव जो बीच वाला वॉल सेट होता है ना, वो उसकी इंट्रोपी ज़्यादा होती है। रबर तो खींच दो, उसकी इंट्रोपी कम हो जाती है। मिल्क कंपेयर में, मिल्क की बात कर दिया, मिल्क जब थर्ड में कन्वर्ट होता है, मिल्क की इंट्रोपी ज़्यादा होती है, ठीक है। इंट्रोपी की यूनिट होती है जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, याद रखना। इस पे पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? यहाँ पे अगर जीरो हीट कैपेसिटी तो 0 केल्विन हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंट्रोपी 0 हो जाता है। फिर उसके बाद चेंज इन इंट्रोपी क्या होता है? एस टी मतलब क्या होता है बताओ भैया? एस टी इंटू के मतलब जानते हो एट केल्विन टेम्परेचर के बात कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या मिलता है? डेल्टा एस टी के इक्वल टू डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी, और जिससे हम बोलते हैं एन सी पी एल एन टी। छोटे छोटे फार्मूले कभी कभी पूछ जाते हैं। अब एक नया टर्म आया जिफ्ट एनर्जी, जिफ्ट फ्री एनर्जी होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। एक नया टर्म आया जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। हमेशा ये नॉर्मल फंक्शन में होता है, और स्टैंडर्ड फंक्शन में कैसे लिखना हो तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाता है। स्टैंडर्ड जिफ्ट फ्री कांस्टेंट हो जाता है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। हमेशा याद रखना, कभी भी जिफ्ट फ्री एनर्जी इंथैल्पी निकालना हो तो सिस्टम माइनस हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसी तरीके से ये भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मेरा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ चलो, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर दिया तो ये रिवर्सिबल, जहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या तुम्हें लगता है इरिवर्सिबल के लिए होता? नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया, तो तुम्हारे सामने एनसीईआरटी मैंने ओपन कर दिया, इस वजह से मुझे तो बेसिक चीज़ें बतानी है जो कि मैं डायरेक्ट बता दूँ, फिर मेन चीज़ जो है वो मैं अपने रिवीजन से करवा देता हूँ, ठीक है। जल्दी करवाना है, ठीक है, इस वजह से। देखो अब देखो, सबसे पहले ये जान लो भाई कि नहीं ये कंट्रोल में बेचारा कंट्रोल कर ले रहा, चल ये अनकंट्रोल में जाएगा अनकंट्रोल नहीं जाएगा, नहीं। देखो बात करिए, सबसे पहले ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक है, क्लोज कंटेनर में होता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद तुम जान लो ये सारी बात ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बात करिए इक्विलिब्रियम, हमेशा याद रखना जहाँ पे देखो, हमेशा लिक्विड हो चाहे वेपर हो चाहे सॉलिड, गैस लिक्विड वेपर चाहे जो बोलना चाहो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ सकता है? इक्विलिब्रियम सॉलिड में आता है? हाँ क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या लेता है, तो और मैं पढ़ाता हूँ। बोले लिक्विड सरफेस इनटू अ वेपर फेस एंड नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द वेपर फेस स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड रिटेंटेड इन अ लिक्विड। बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेपर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। बोले हैं कि जो तुम बोल रहे हो कांस्टेंट वेपर प्रेशर पे इक्विलिब्रियम होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये अपना फेस चेंज कर देता है, लिक्विड सरफेस से ये अपना फेस ही चेंज कर देता है, ठीक है। ये सारी बात हमने पढ़ लेना, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। बोले हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है दोनों साथ में होता है, मतलब डायरेक्शन दोनों का समान होता, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, तुमने जितना पढ़ा उतना भूलते रहे, आगे पढ़ते रहे। तुम्हें लगा किताब ऐसे पढ़ा जाता है कि क्या नाम है, बस उठाया रीडिंग करना शुरू किया, तुम्हें समझ में आया? नहीं, तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या रहा? 0। मतलब तुमने जितना पढ़ा तुमने मेहनत किया उतना भूलते रहे, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से रिएक्शन 0 हो जाता है। बोथ दी डायरेक्शन आर गोइंग ऑन, चाहे जिस डायरेक्शन से तुम जाओ वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि भैया बोले मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम। चाहे तुम जिस तरीके से जाओ, बोले मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट आर इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बोले हैं
बात चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की बात करिए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हो रहा है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ये आपस में चाहे जितना जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपस में स्टेट में चेंज मत आना, मतलब चेंज नहीं होना, चेंज नहीं होना, चेंज नहीं होना। जहाँ पे थे वहीं पे हैं, जहाँ पे थे वहीं पे हैं, जीरो पे थे जीरो पे ही रह रहे। अगर 10 पे है 10 पे है इधर पे, 10 पे ही इधर पे है, मतलब कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब स्टेट हो रहा है, सैचुरेट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय बोथ फ्रिक्शनल एंड कैपिटलाइजेशन। बेटा मैं तुम्हें एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट में तुम्हें सारा चीज़ रिविजन नहीं, मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात है, कैपिटल इक्विलिब्रियम की बात है, तो यही सबसे डरवाते हैं। बोले हमेशा याद रखना कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है क्लोज वेसल में होता है और एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना, ये सारी बात याद रखना। बोले रिएक्टेंट तो डिक्रीज हो रहे, तो ये सारी बात। बोले concentration of reactant keep on decreasing, though product keep on increasing for some time after ही no change हो रहा है कि जब रिएक्टर की कंसंट्रेशन तुम डिक्रीज तो पहले प्रोडक्ट बढ़ेगा तो देर तक, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, फिर नो चेंज इन कंसंट्रेशन। नो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाए, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आजकल तुम्हें लगता है क्या, मुझे जो लगता है कि भैया आजकल एनटीए ने अपना देने का प्रक्रिया ही बदल दिया, मतलब मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन देने का प्रक्रिया बदल दिया, आप स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा रखता है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल हो जाते हैं। बोला है कि भैया दोनों रेट बराबर हो जाता है। फार्मूले अभी हम तुम्हें करवाऊंगा, ऐसा नहीं है भैया, भागना नहीं, देख लो। ठीक है, ये सारी बात जान लो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात है, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट की बात है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अभी मैं रुकना बेस्ड ऑन द स्टैंड व्हिच ऑफ रिएक्शन प्रोसीड टू अ स्टेट ऑफ कैपिटल इक्विलिब्रियम पढ़ लेना। ठीक है, बोले हैं सुनो द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन। बोले हैं वह रिएक्शन, जो रिएक्शन नियरली कंप्लीट होने वाली हो, नियरली टू कंप्लीशन, कॉम्प्लीकेशन की बात नहीं है, कॉम्प्लीकेशन नहीं, कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होना। बहुत लोग कॉम्प्लीकेशन पढ़ते हैं, या कंप्लीशन है, कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट होने वाला है, ओनली नेज क्या है, ओनली नेजिलेबल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेफ्ट, तुच्छ ही बचा है, तुच्छ ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बचा है, बाकी सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इट मे नॉट बी सीन इन अ पॉसिबल डेटा टू एक्सपेरिमेंटल। आओ मैं तुम्हें फिर बोले जो रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, या तुम कहो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन नहीं बचा है या कम बचा है, लेस बचा है या नेग्लिजिबल बोल दो, नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्टेबल, नेग्लेक्ट कर दो, बचा ही नहीं है, उसमें बोलोगे इट मे नॉट बी इवन, इवन बोले शायद ही इसे डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल हो। बोले इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। बोल दिया गया भैया कि भैया अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली हो तो क्या ये रिएक्शन तो तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, जाहिर सी बात है तुम्हें याद होगा। दिस रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, ठीक है, मोस्ट ऑफ रिमेन अनचेंज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल व्हिच सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये सब मत पढ़ना। ठीक है, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन दिया है जहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो। बोले हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन, क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आजकल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर तुम्हें यहीं पे न्यूट्रल सॉल्यूशन लिख दे, यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन लिख दे, तो यहाँ पे देख लेना एनसीईआरटी ही का बोल वाला है। ठीक है, अब देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना, यहाँ पे आता है लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, तब आ जाता है इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस में होता है, सॉलिड गैस में होता है, ये मत भूल देना, ये मत भूल देना कि भैया देख लो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें यही अपोजिट कर दे, गैस लिक्विड में आ जाएगा, कोई नहीं हो रहा, गैस लिक्विड में हो रहा नहीं होता। ठीक है, लिक्विड गैस में होता है, याद रखना। आजकल तो एनसीईआरटी का बोल वाला है, इसलिए एनसीईआरटी के हर एक चीज़ देखते रहना। ठीक है, आइस एंड वाटर आर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड, आइस और वाटर की बात करती है तो इंसुलेटेड में रखा जाता है। इसे थर्मोफ्लास्क, थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ा है, इसे बोलते हैं आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज ही नहीं होता है। ठीक है, आइस एंड वाटर, ना हीट ना मास। ठीक है,
तो ये सारी बात देख लेना। फिर मैं आ जाऊँ फॉर्मूले पे, ठीक है। वी ऑब्जर्व आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ टाइम एंड टेम्परेचर, याद रखना। देखो आई मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज, क्या लिखा है, मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो मास नहीं चेंज होता है, याद रखना, मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विथ टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसी स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम इज अ नॉट स्टैटिक, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। ये लिखा है नॉट स्टैटिक, मान लो लिख दिया है इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक, नहीं भैया, स्टैटिक का मतलब उसी पे रुका रहता नहीं, इट इज अ नॉट स्टैटिक, ठीक है। ये सारी बात देख लेना। बेटा देयर इज नो चेंज ऑफ मास, कभी भी इक्विलिब्रियम में मास का चेंज नहीं होता, ठीक है, याद रखना। अब ये सब देख लेना। अब लिक्विड वेपर इन, बस मैं तुम्हें एक फिगर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे ये फिगर देख लो, इक्विलिब्रियम था, अभी मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। लिखा इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली क्लोज सिस्टम, याद है कि नहीं, अभी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है। इस अपोजिंग प्रोसेस आता रहता है सेम रेट, इसे बोलते हैं डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टी तुम रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सारी बात देख लेना। बोले मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेट इंडिकेट स्टेंट, क्या इंडिकेट करता है, स्टेंट ऑफ व्हिच फिजिकल प्रोसेस है प्रोसीड रीचिंग इक्विलिब्रियम। मुझे ये नहीं दिखाना था यार, मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे सारी वैल्यू जो यार वो वाला डायग्राम बता दे, ये नहीं दिखाना, हाँ ये आ गया, याद रखना, इससे तो से पूछे जाते हैं। लिखा क्या है, जब ये कैसी है ये याद रखना, जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही हो स्टार्टिंग में, यहाँ पे याद रखना जब 10⁻³ और 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में हो, मैंने क्या बोला, अरे यार हाँ, जब रिएक्शन 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में हो, मैंने बोला क्या, 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में हो, तो ये जान लेना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 10⁻³ से ज़्यादा है, एक्सट्रीमली लार्ज, तब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और वहीं पे अगर उससे कम है, मतलब 10⁻³ से कम है, तो ये बात जान लेना अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, याद है। यहाँ पे Kp और Kc दोनों बराबर हो जाते हैं, Kp ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, Kp और Kc आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे जो होता है Kp ज़्यादा हो जाता है Kc से, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, Kp कम हो जाता है Kc, ठीक है, ये याद रखना। वही चीज़ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल क्या रहा, और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इसी फ्लो कन्फ्यूज रहता है कि जब Kc ज़्यादा हो और Qp, मतलब बोल रहे हैं कि जब Kc ज़्यादा हो तो यहाँ पे रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है, Kc ज़्यादा हो Qc कम हो तब रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ फॉरवर्ड करती है, वहीं पे Qc ज़्यादा हो Kc कम हो तब ये रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है, और आपस में बराबर हो तो नो नेट रिएक्शन आता है, ठीक है, याद रखना, ये चीज़ बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ जान लेना। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल तुम देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे, चलो अब हम आ जाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये तुम्हें मालूम पड़ गया, ठीक है, ये कभी स्टॉप नहीं होता, बोथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये तुमने फिगर देख लिया, अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ मैंने कैपिटल इक्विलिब्रियम में बता दिया। अब याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब टे फॉरवर्ड बाई टे बैकवर्ड, ये तुम्हें मैंने कैपिटल काइनेटिक्स में ही बताना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिएक्शन नहीं लिखा था, हाँ
ये याद रखना, इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। और हमेशा जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की पावर सी हो जाएगा, डी की पावर डी हो जाएगा, ए की पावर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है, हालांकि तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में केपी लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर, अरे वही तो मतलब है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना होगा, तो मोल फ्रैक्शन चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम ही होगा, ठीक है। तो चाई सी इंटू चाई डी का पावर डी अपॉन चाई ए का पावर ए, चाई बी के पावर बी, ठीक है। अब क्या फैक्टर है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ देख लें। टेम्परेचर की बात करती है तो यहाँ पे एक मिनट हो जाओ, ये क्या है, चलो टेम्परेचर की पहले स्टेटमेंट बात कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एस एंट्रोपी होता है। एक मिनट, तो ये दोबारा रिपीटेड हुआ है ना, मुझे लगा, अच्छा हाँ यहाँ पे ठीक है, ठीक है, सब सही है। तो डेल्टा एस एंट्रोपी अपॉन आर होता है, डेल्टा एच एंट्रोपी बाई आर टी होता है, ये सब ठीक है, भूल जाना। यहाँ पे ये वाला फार्मूला याद रखना, ये वाले नीट पे पूछना, डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में याद रखना, सबसे पहले जैसे अभी हमने लिखा था जनरल फार्मूला प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, वही वाला है, ठीक है। अदर फॉरवर्ड इंटू मतलब के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड इंटू के इक्विलिब्रियम बैकवर्ड बराबर 1 होता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम इंटू बैकवर्ड इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ द इक्विलिब्रियम चेंज, जब कभी भी अपना रिएक्शन तो रिवर्स करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ए से बी अगर इक्विलिब्रियम 10 दिया है और यहाँ पे जब रिवर्स किए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स हो गया, तुम ये बोल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन की बात कर दिया तो यहाँ पे रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट होता है, ये जानते ही हो, ये भी जानते हो, वही चीज़ मैंने लिखा है। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के इक्विलिब्रियम की पावर n हो जाता है, ठीक है। डिवीजन में तो इस तरीके से लिखते हैं, वही चीज़ मैंने डिवीजन में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। तो यहाँ पे डिवीजन जब करोगे तो के इक्विलिब्रियम की पावर 1/n में आ जाता है, यहाँ पे 1/n। कभी भी डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, n से, तो ये पावर में 1/n हो जाएगा, जो भी के इक्विलिब्रियम हो जाए उसका पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन में 1/n, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। और बातें तुम्हें समझ में आ ही रहा, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, डू नॉट अफेक्ट, मतलब फैक्टर क्या क्या अफेक्ट नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम नहीं, कैटालिस्ट नहीं, और इनर्ट गैस भी नहीं कर सकता, ठीक है। अभी जनरल फार्मूला होता है केपी इक्वल टू टीसी, केपी और टीसी के बीच में रिलेशन, केपी इक्वल टू टीसी इक्वल टू टीसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वही तुम जानते हो, ठीक है। केपी बराबर टीसी तब होता है जब डेल्टा एनजी 0 हो जाए और आरटी की वैल्यू 1 कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ अब बता दिया हूँ, अगर केपी टीसी से बड़ा हो जा तो रिएक्शन ऑलमोस्ट पहुँचने वाली होगी, ठीक है। कम हो जा तो रिएक्टेंट अभी स्टार्ट हुई होगी, वही कहने का मतलब, ठीक है। और सुनो, याद है केपी इक्वल टू के एच, अब केपी और के एच में अभी हम केपी, आपकी बार याद रखना, केपी और केसी में रिलेशन जानते हो, केपी इक्वल टू के एच इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, केपी इक्वल टू के एच पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी होता है। ये वाला भी रिलेशन पूछा जा सकता है आपकी बात, ठीक है, मेरे मानने के हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ तुमने पढ़ रखी है। चलो अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ बता रही हूँ। अब बोले केपी, केसी और केएस या के इक्विलिब्रियम आपस में बराबर हो जाए तो यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 हो जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की देख लेते हैं, यूनिट क्या होती है,
तो कंसंट्रेशन के टर्म में दिया हो या मोल लीटर, अभी भाई कंसंट्रेशन का ही दूसरा यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन मतलब यूनिट हो जाता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तीसरी यूनिट है, केपी केसी की यूनिट होती है, ठीक है। और केपी की यूनिट हम केपी तो प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखते हैं, तो यूनिट ऑफ पी की पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। पी माइनस आर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाता है, जानते ही हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब प्रीडेशन दी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तुम्हें मालूम हो, अभी मैंने एनसीईआरटी में दिखा रखा है। बोले ए प्लस बी प्लस, ये सारी चीज जान लो, ठीक है। बोले अरे क्यू सी के के बराबर हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा, क्यू सी ग्रेटर देन के सी, तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ये तुमने अभी हमने बता दिया, एनसीईआरटी से बताने का यही मतलब होता है, फायदा हो जाता है ना। के सी इक्वल टू क्यू सी पी और आर के बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, जानते ही, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट साइड बढ़ेगा तो क्यू सी बड़ा हो जाए के सी से और बैकवर्ड रिएक्शन मूव करेगा, और वहीं पे प्रोडक्ट साइड में अगर कम करो तो के सी ज़्यादा हो जाए और रिएक्शन फॉरवर्ड साइड मूव करेगा, ठीक है। और यही चीज़ मैंने अभी बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कांस्टेंट मिक्सचर पे, ठीक है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मानते हैं तो यहाँ पे आप कैसे करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हुआ 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इनिशियल मोल क्या होता है, इनिशियल 1 मोल लिए हैं, इनिशियल 1 मोल है, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो अगर इनिशियल 1 मोल ले लो, 1 मोल ले लो, ठीक है, या 1 मोल ले लो, या तुम बोल दो इनिशियल जो है सी मोल ले लो, ठीक है, सी मोल ले लो, ठीक है, इनिशियल सी मोल ले लो। अगर इनिशियल सी मोल लो तो प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं बनेगा, प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद जब एट टाइम टी पे देखोगे तो सी माइनस यस हो जाएगा, यस मोल तुम कम हो। अरे भाई जब रिएक्टेंट तुम पढ़ते हो स्टार्टिंग में कुछ मिलता नहीं मिलता, धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ जाता है, तो किताब से ज्ञान तुम्हारे दिमाग में जा रहा, मतलब किताब का ज्ञान कम हो रहा और तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। स्टार्टिंग में तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं था, अब थोड़ी देर टाइम के बाद तुम देखोगे तो थोड़ा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में भी चला जाएगा, वही तो मतलब हुआ। किलोमीटर टू 2 अपॉन 3 माइनस यस, ठीक है, बस वही लिखने का तरीका है। याद रखना जब इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट दिया हो तो हम के इक्विलिब्रियम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब प्रूव करने का समय नहीं है, ठीक है। प्रेशर के टर्म में भाई साहब, प्रेशर के टर्म में याद रखना, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है प्रेशर के टर्म में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि प्रेशर के टर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये चीज़ सॉल्यूशन पे जाता है। सॉल्यूशन वाले में क्या नाम है, तुमने अभी निकाला था ना, पी टोटल आई ए इंटू पी टोटल होता नहीं, अरे यार आई ए इंटू पी टोटल, पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी ए टू आई ए इंटू पी टोटल होता है कि नहीं, यहाँ से इंटरलिंक करवाता है, और जो यहाँ से सॉल्यूशन दिखता है यार, जब इंटरलिंक सी अल्फा स्क्वायर के पी टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये प्रेशर के टर्म में है, ठीक है। ये तो मैं बता नहीं रहा हूँ, जो ये तैयार किया है वो वही कर पाएगा, और मैंने किया भी है एक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन सॉल्व कर रहे रहोगे तो बड़ा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रैक्शन इंटू 100 हो जाता है, ठीक है, ये तुमने सॉल्यूशन में पढ़ा है। अब रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये तुमने अभी हमने कल ही पढ़ा है, कल ही सॉल्यूशन वाले पूरा पढ़ा चुका है, ठीक है। तो एम टी माइनस एम नॉट अपॉन एन माइनस 1 इंटू एम नॉट हो जाता है, वेपर डेंसिटी मोलर मास बाई 2 होता है, थ्योरेटिकल
मोलर मास लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ये थ्योरेटिकल बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑब्जर्व हो जाएगा, ये तो सिंपल है, मोलर मास बाई 2 होता है जो तुमने पढ़ा है। यहाँ पे मोलर मास थ्योरेटिकल हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास ऑब्जर्व हो जाएगा, पढ़ा है तुमने। यहाँ पे कितना दूर बचा, 2 पेज और बचा नहीं। यहाँ पे Kp इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाए इंटू पी टोटल, याद रखना। रिएक्टेंट साइड बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, प्रोडक्ट साइड बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो मैं बता दिया हूँ, एनसीईआरटी से ही मैंने अपना बात बता दिया। चलो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पहुँच गए हैं, तो कितना टाइम हुआ? आयनिक इक्विलिब्रियम तो बड़ा है, ऐसा करते हैं, चलो बता ही देते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मुझे लगा दूसरे में कर लेते हैं। चलो सोचना नहीं है, जब करना है तुरंत करो। चलो चलो आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 8 होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। चलो ऐसा है, अब इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं थर्ड वाले पार्ट में।